जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। आप सभी जानते हैं कि हम लोग डेली जो है 10 बजे से टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं और अभी आपका सुबह का 10 बज गया है और आपका क्लास भी स्टार्ट हो गया है। देखिए, कुछ दिन से हम लोग जीके के क्वेश्चन कर रहे थे और अब कुछ दिन हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जीके और जीए से दोनों की तैयारी करना है तो फिर तो यहाँ आना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और इस बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, बिहार मद्य निषेध का एग्ज़ाम हो, 80 प्लस स्कोर लाना है तो मेहनत करना होगा, क्योंकि मेहनत का फल जो होता है मीठा होता है। नहीं तो मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आ जाइए फटाफट, जितने भी दोस्त हैं वो सभी लोग जुड़ जाएंगे और एक बार वीडियो को शेयर भी कर देंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि जीवाणुओं की आकृति कैसी होती है। एक का सही सही जवाब बताएं कि जीवाणुओं की आकृति कैसी होती है। जीवाणुओं की आकृति कैसी होती है, फटाफट सही जवाब बताएं, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप गलत करके चले आते हैं, तो गलती नहीं करना है। देखिए, जीवाणुओं की जो आकृति होती है वो छड़ रूपी होती है, गोल होती है, सर्पिल होती है। यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवाणुओं की आकृति कैसी होती है, उपयुक्त सभी होती है। आगे देखिए, 2 नंबर की वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। 2 का सही सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन सी जीवाणुओं में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है तो जीवाणुओं में जो होता है नहीं होता है। वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है। देखिए, आज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपको टेस्ट के रूप में दे रहे हैं, तो सभी लोग टेस्ट लगाइए और कोशिश कीजिए कि हर प्रश्न आपका सही हो। और कमेंट बॉक्स में सभी प्रश्न का सही सही जवाब भी देंगे और जितने भी क्वेश्चन लाए हैं वो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो 3 का फटाफट बताएं कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है। देखिए, अगर आप फली बीन्स जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर आप 3 का सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है, तो फली सहायक है, यानी बीन्स सहायक है। आगे देखिए, 4 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। 4 का सही सही जवाब बता कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। 4 का सही सही जवाब बता। देखिए, हैजा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैजा जो है वह जीवाणु के कारण होता है। पंडित का टीका नींव है, याद कीजिए, ये ट्रिक है। पंडित का टीका नींव है। जीवाणु से होने वाले सभी बीमारी इसी में आ जाते हैं। तो देखिए, पढ़ने का तरीका अपना अलग अलग होता है और याद करने का भी। अब आप याद नहीं करते हैं, आप तरीका नहीं बनाते हैं कि इस प्रश्न को कैसे याद किया जाए, तो फिर आपसे कभी भी याद नहीं होगा। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। फटाफट 5 का सही सही जवाब बताएं कि दूध खट्टा क्यों होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण जो होता है दूध खट्टा होता है। तो 5 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। आगे देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया एगो हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया दूसरा है। यहाँ हाइड्रोफोबिया पूछा जा रहा है कि हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो 6 का अगर आप ऑप्शन सी विषाणु बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, तो 6 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 का सही सही जवाब बताएं कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। 7 का सही सही जवाब बताएं कि शैवालों की कोशिका भित्ति
किसकी बनी होती है? तो देखिए 7 का अगर आप ऑप्शन सी सेलुलोज बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो 7 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि चावल की फसल के लिए जौ उर्वरक का कार्य क्या होता है? फटाफट सही जवाब बताएं कि चावल की फसल के लिए जौ उर्वरक का कार्य क्या होता है? तो देखिए जौ उर्वरक जो है चावल के फसल में यह नीला हरित शैवाल का कार्य करता है। तो इसका सही जवाब नीला हरित शैवाल हो जाएगा। नीला हरित शैवाल जो होता है चावल की फसल में जौ उर्वरक का काम करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? 9 का सही जवाब बताएं कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो 9 का अगर आप ऑप्शन ए कार्टिकोलस बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए शाम को 6 बजे वाला क्लास में आप लोग आइए। अगर आप लूसेंट पढ़ना चाहते हैं तो शाम के 6 बजे जो क्लास होता है उसमें आप लोग उपस्थित होइए। तो 9 का ऑप्शन है कार्टिकोलस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? 10 का सही जवाब बताएं कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो ये आपका कवक से उत्पन्न होती है। एथलीट फुट नामक बीमारी कवक से उत्पन्न होती है। तो 10 का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर कि पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? फटाफट 11 का सही जवाब बता कि पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो ये कार्टिकोलस कहा जाता है। अभी आपको बताया है, ऊपर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को कार्टिकोलस कहा जाता है। और यहाँ भी यही क्वेश्चन है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को या कवक हो, लाइकेन हो या कवक हो, दोनों को कार्टिकोलस ही कहते हैं। आगे देखिए 12 का सही जवाब बताए कि निम्न में कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? 2 ही क्वेश्चन है और फटाफट कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन एक जीवित जीवाश्म है। 12 का सही जवाब बताए। तो साइकस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साइकस जो है वह जीवित जीवाश्म होता है। तो साइकस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर देख लीजिए। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए और टेस्ट में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्योंकि लाइव टेस्ट चल रहा है। आगे देखिए 13 नंबर की हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? 13 का सही जवाब बताएं कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो देखिए हल्दी का जो पौधा होता है उसका प्रकंद खाया जाता है। प्रकंद जो भाग होता है वो खाने योग्य होता है। आगे देखिए अर्निथोफिली परागण होता है। अर्निथोफिली, अर्निथोलॉजी दूसरा होता है लेकिन यहाँ अर्निथोफिली बताना है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तभी उसका अर्थ समझ पाइएगा और तब जाके आप आंसर दीजिएगा, नहीं तो हबराई में गलत क्वेश्चन पढ़िएगा तो गलत आंसर दिया जाएगा। तो 14 का सही जवाब बताएं कि अर्निथोलॉजी परागण होता है। तो देखिए अर्निथोलॉजी जो परागण होता है वो पक्षियों के द्वारा होता है। अर्निथोफिली परागण पक्षियों के द्वारा होता है। आगे देखिए कि ताना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किए जाते हैं? 15 का सही जवाब बता कि तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो आपका गन्ना, ताना काट आमतौर पर जो है गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का सही जवाब बताए कि नारियल का खाने योग्य भाग होता है। नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो यह भ्रूणपोष होता है। क्वेश्चन पूछे कि नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है तो यह भ्रूणपोष हो जाएगा। आगे देखिए आम का वनस्पतिक नाम क्या है? फटाफट सही जवाब बताए 17 का। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो 17 का अगर आप ऑप्शन सी मेंजीफेरा इंडिका बता रहे हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो सही जवाब दे के आइएगा। देख लीजिए आम का वनस्पतिक नाम पूछे, वैज्ञानिक का नाम पूछे तो मेंजीफेरा इंडिका बताइएगा। आगे देखिए कुनैन किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है
कि कुनैन किससे प्राप्त होता है। तो देखिए कुनैन जो है सिनकोना से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुनैन किससे प्राप्त होता है, तो सिनकोना से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए कि तंबाकू की पत्तियों में होता है, फटाफट 19 का सही जवाब बताए कि तंबाकू की पत्तियों में होता है तो निकोटीन होता है। तंबाकू के पत्तियों में निकोटीन होता है, तो ऑप्शन सी आपका निकोटीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर की दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। फटाफट 20 का सही जवाब बताएं कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो ये छाल होता है। दालचीनी जो होता है वह पेड़ के छाल भाग से प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए 21 नंबर की क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं। हरित लवक पूछे या क्लोरोफिल पूछे, तो क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो ये आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करता है। फटाफट 22 का सही जवाब बताए कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करता है। तो पौधे जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करता है और O2 जो है ऑक्सीजन जो है वो छोड़ता है। आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। 23 का सही जवाब बताए कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है। तो 23 का अगर आप ऑप्शन है फास्फोग्लिसरिक अम्ल बता रहे हैं, फास्फोग्लिसरिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। तो 23 का जो है ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। 24 का सही जवाब बता कि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये सोडियम बिल्कुल सही है। पौधे की वृद्धि में सोडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पौधे की वृद्धि में सोडियम नहीं भी मिलता है तो पौधा की लंबाई जो है वो वृद्धि करेगा। आगे देखिए 25 नंबर, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है। फटाफट बताइएगा अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है, तो ये आपका सेब से संबंधित है। सेब से संबंधित अग्नि निर्जा रोग है। आगे देखिए सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन डी हैदराबाद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। 27 का सही जवाब बता हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स जो होता है वह बिना मिट्टी के ही पौधे में वृद्धि होने लगता है। आगे देखिए नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। फटाफट बताइएगा कि नदी में कितना जो है जल प्रदूषण है, इसकी माप कैसे की जा सकती है। तो इसकी जो माप होती है वह आपका ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से होती है। नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से होती है। आगे देखिए 29 नंबर की कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। फटाफट सही जवाब बताएं कि कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो आपका एंटेमोलॉजी कहलाती है। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की जो शाखा है वो एंटेमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए अमीबा का प्रचलन अंग है, तो इसका सही जवाब बता अमीबा का प्रचलन अंग है। तो अमीबा का जो प्रचलन अंग है कूटपाद है। कूटपाद जो है अमीबा का प्रचलन अंग है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। 31 का सही जवाब बता हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो यूग्लिना, हरा प्रोटोजोआ के नाम से यूग्लिना को जाना जाता है। तो यूग्लिना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। 32 का सही जवाब बताएं कि मलेरिया बुखार पैदा करने वाले प्रोटोजोआ है, तो ये प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बता कि कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। तो कालाजार जो है वह लिस्मेनिया जो है उत्पन्न करता है।
आगे देखिए, मेढक का लार्वा का क्या क्या कहलाता है। मेढक का जो लार्वा होता है वह क्या कहलाता है, तो ये आपका टेडपोल के नाम से जाना जाता है। शीत रक्तीय प्राणी है, 25-35 का सही जवाब आता है शीत रक्तीय प्राणी। तो देखिए, शीत रक्तीय प्राणी जो होता है वो मछली भी होता है, मेढक भी होता है, छिपकली भी होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पावोक्रिस्टेस किसका वैज्ञानिक नाम है। पावोक्रिस्टेसस। तो देखिए, पावोक्रिस्टेटस मोर का नाम है। मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो पावोक्रिस्टेटस है। मनुष्य के सिर में पैर की हड्डी, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आज का लास्ट प्रश्न है। तो सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क में करके आएंगे कि 37 का क्या सही हो जाएगा। और देखिए, साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवाएं, एक टेस्ट के रूप में दिए। और टेस्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और शाम को 6 बजे वाला क्लास को भी देखिए, बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इस बार सिलेक्शन लेना है तो मेहनत कीजिए। और जितने भी बच्चे नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।